चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कम टू पेज नंबर 1.11 कंपनी 3 मेजर गोल। आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर। इनफैक्ट ये क्वेश्चन रेपिटेटिव रहा है इंस्टीट्यूट का, तुम्हारे इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है। व्हाट आर द 3 मेजर गोल्स? देखो गोल्स क्या था, वापस से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले बनता है विजन, विजन के बाद आता है मिशन, मिशन के अंदर होते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आता है गोल्स। और अब ये गोल्स के बारे में डिस्कस करना है। सर गोल से पहले ऑब्जेक्टिव में चलो। क्या होता है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज the starting point of strategy formulation. Objective is benchmark of company's performance. Objective is performance target. Objective is used to make mission and vision. ठीक है, और your objective is based on your mission and vision. ये सारी चीजें थी। फिर अपन ने स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी पढ़ा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट मैंने तुमको अच्छे से पढ़ाया था। क्या बोला था स्ट्रेटेजिक इंटेंट में? pursue objective with resources and competitive action. Relentlessly pursue your ambitious objective or strategic objective with full resources and competitive action. बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं? हाँ, तो इससे क्या होता है? इससे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो मार्केट से चले जाते हैं, तुम डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाते हो। यू डिलीवर न्यू गुड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी टू द कस्टमर। एंड पॉइंट नंबर सी एक और था, डिलीवरिंग द बेस्ट कस्टमर सर्विसेज। फिर अपन ने देखा ऑब्जेक्टिव और गोल्स में क्या डिफरेंस है। पहला था टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के हिसाब से शॉर्ट टर्म कौन सा था? गोल से ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म गोल। समझ में ही आता है सर, वो गोल्स है ना वो ऑब्जेक्टिव के अंदर है तो वो शॉर्ट टर्म होगा। तो लॉन्ग टर्म क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है, गोल शॉर्ट टर्म है। अथर्व मेरे को बता, ऑब्जेक्टिव के लिए 3 वर्ड अपन ने यूज करे थे। हाँ, ऐसे से क्या देख रहा है? एक था टाइमलेस, दूसरा टाइमलेस मतलब कोई टाइम फेस तो उसका अपोजिट था, वो गोल्स के लिए था। एंड्योरिंग वो लॉन्ग लास्टिंग था, एंड्योरिंग था। और ये गोल्स क्या था? ये शॉर्ट टर्म था, टाइम फेस था, बेसिकली शॉर्ट टर्म था। और तीसरा था अनएंडिंग, और ये क्या था? इंटेंडेड टू बी सप्रेस्ड बाय अनदर गोल। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स तेरे कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन गोल्स एक खत्म करके तेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर अपन ने देखा था स्पेसिफिसिटी, विच वन इज मोर स्पेसिफिक इन इट्स एक्सप्रेशन। कौन ज्यादा स्पेसिफिकली एक्सप्रेस करते हैं अपन? गोल्स। और ऑब्जेक्टिव आर जनरल टोन, जनरल स्टेटमेंट अबाउट द इमेज ऑफ द कंपनी। फोकस, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, योर ऑब्जेक्टिव फोकसेस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स व्हाइल योर गोल फोकसेस ऑन इंटरनल मेजरेबिलिटी। जो तुम्हारा गोल है बेसिकली दैट इज मेजर्ड एब्सोल्यूट टर्म्स, इन एब्सोल्यूट टर्म्स। यानी कि हम बोल सकते हैं माई गोल इज टू अचीव 40 मार्क्स, ये एब्सोल्यूट गोल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? आई वांट टू बिकम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये मेरा गोल रहेगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये रिलेटिव टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है ऑब्जेक्टिव, और गोल्स है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। नाउ द लास्ट पार्ट इज गोल्स। तो कंपनी के 3 मेजर गोल होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कि भाई सर्वाइव कर, कमा बाद में लेंगे लेकिन पहले सर्वाइव कर। अच्छा चलो बैटल देखते हैं अपन। बैटल में क्या रहता है? सबसे पहले बैटल में अगर कोई बंदा लूज कर रहा रहता है तो रिटेलिएट कर लेता है, वापस चला जाता है। तुमने देखा है कोई बैटल देखा है? तुमने देखा है क्या लड़ाई वगैरह? तुमने खुद ने देखी है क्या? रोड पे देखी होगी ज्यादा। अच्छा टीवी सीरियल शोज वगैरह देखे हैं क्या? उसके अंदर क्या करते हैं? मस्त लड़ाई वगैरह करते हैं। राजा मरता नहीं है, राजा भाग जाता है। क्या भागना सही है उस समय? यस, सर्वाइवल इज नेसेसरी। अभी तुम छाती ठोक के ऐसे सामने खड़े हो जाओगे, सामने वाला मार देगा तो तुम वापस कैसे हासिल करोगे? तो उसी तरीके से तुम देखना नोकिया छोड़ो, बाटा ने ना खुद को पहले सर्वाइव करा। जो दूसरी ब्रांड्स आ रही थी ना फुटवेयर्स की, वो ट्रेंडी ब्रांड्स थी बेसिकली, उसके कारण बाटा ब्रांड के बाहर जा रहा था, पर उसने खुद को पहले सस्टेन करके रखा। और अब उसने क्या किया? सस्टेन करने के बाद प्रॉफिट कमाया। यानी कि पहले सर्वाइव किया, फिर प्रॉफिट कमाए, फिर ग्रो कर रहा है खुद को। तो कभी भी कोई बिजनेस का पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस को चलाना। अगर किसी का बिजनेस, किसी ने देखा होगा ना, बिजनेस के अंदर साइकिल्स आती है, बिजनेस साइकिल्स आती है, कभी डाउन रहता है, कभी अप रहता है। लेकिन जब डाउन रहता है ना, उस समय अपना इंटेंशन क्या रहता है? सर्वाइव करे इस बिजनेस को, कैसे तो भी जिंदा रखा जाए। ग्रोथ बाद में देख ली जाएगी। अपन नोकिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं। नोकिया टॉप से बॉटम पे गिरा, लेकिन उसने बॉटम पे सर्वाइव कर रहा है, वो अभी भी सर्वाइव ही कर रहा है। किसी दिन ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी लेकर मार्केट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है तुमको? तो ये बिजनेस साइकिल है, ये सबके साथ होने वाली है। आज सबसे अच्छी फोन की ब्रांड कौन सी चल रही है? वन प्लस चल रहा होगा। तो वन प्लस टॉप पे, लेकिन वन प्लस गिरेगा एक दिन। अब उसके पास ऑप्शन है, या तो मार्केट के बाहर चले जाए, तो मार्केट में रहे। अच्छा, तुम्हें जियोनी करके एक फोन था, मालूम क्या?
इंडिया मार्केट से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया। है ये जियो नहीं किसी के पास? जियो नहीं है क्या? अभी सर्विस सेंटर भी नहीं मिलते उसके। तो फिर अब उसने सर्वाइव भी नहीं किया, वो बाहर निकल गया। पर तुम देखो मोटो का इतना नाम नहीं है, मोटोरोला का, लेकिन वो मार्केट में है, सर्वाइव कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमा रहा है और बाद में ग्रोथ अचीव कर लेगा। तो अपने 3 मेजर गोल क्या है? सबसे पहले सीक्वेंशियली जाए तो सबसे पहले है अपना सर्वाइवल। सर्वाइवल अगर हो गया अपना तो उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, फिर ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। इन शॉर्ट सबसे पहले तो तुम 40 मार्क्स का सोचोगे, 40 मार्क्स का, उसके बाद 50 मार्क्स का, उसके बाद रैंक का। पहले सर्वाइव करना जरूरी है सब्जेक्ट के अंदर। 40 मार्क्स के वांदे हैं और तू बोल रहा रैंक लाऊंगा। एक सब्जेक्ट में 40 नहीं आ रहे हैं और तू बोल रहा रैंक मारूंगा, वो नहीं है। सबसे पहले तेरे को तेरा सर्वाइवल देखना पड़ेगा 40 मार्क्स पे, उसके बाद तेरे को प्रॉफिट यानी कि एग्रीगेट बनाना पड़ेगा, और एंड में तू एग्जाम्पशन के बारे में सोच सकता है, यानी कि रैंक के बारे में सोच सकता है। तो ये तीनों भी इसी सीक्वेंस में जाने चाहिए आइडली। समझ में आया क्या? सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, सर्वाइवल। Unless the firm is able to survive, it will be incapable of satisfying any of its stakeholders' aim. Underline करना, incapable of satisfying any stakeholders' aim. समझ में आया? सर्वाइव किए बिना, लेट्स से अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोगों को कहीं का महाराजा महारानी बना देते हैं। ये तुम महाराज हो कहीं के, कहाँ के महाराज हो तुम ही बताओ? तुम हो सदाशिव पेट के महाराजा, बहुत बड़े महाराजा हो, और तुम्हारी प्रजा है ये। बस तुम्हारी आड़ी प्रजा भी आड़ी टेढ़े, राजा कौन सा अच्छा है? ये तुम्हारी प्रजा है। अभी तुम्हारे सामने दूसरे देश का राजा आया, उसकी तलवार तेरे से बड़ी है, ठीक है? ये तलवार लेकर आ रहा है। अभी इस समय सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? अभी तुम पागल विलन तो हो नहीं कि एक एक करके इसको भेजोगे, जा कट के आ जा, नहीं। इस समय रिटेलिएट करोगे, बाहर भाग जाओगे। क्या करोगे? देखो तुम क्या करोगे। नहीं रुको ना रे, ऐसे नहीं भागते, पकड़ लेगा वो तुमको। हाथ जोड़ रहे हो तुमने हाथ जोड़े कि मुझको माफ कर दो, मेरी प्रजा को छोड़ दो। ये है सर्वाइवल, तुम सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है? सर्वाइवल इज नेसेसरी, ताकि ये इसका ध्यान देखो चला जाए। अब ये तुम्हारी तरफ देख रहा है, अब इसका ध्यान चला जाए तुम्हारी तरफ से, अब ये दूसरी तरफ देखे, चला गया, इसको भेज दिया तुमने, तुम सर्वाइव कर गए। अब क्या करोगे? तुम लोग कॉम्प्लान पियोगे। क्या कर सकता हूं और मैं? तुमने कॉम्प्लान पिया और अब तुम उससे भी बड़े हो गए, नहीं उसके बराबर ही दिख रहे हो ना, इसको छोटा कर देते हैं, इसकी एक आंख रह गई, एक ही बात है, ठीक है? अब तुमने सर्वाइव किया ना, अब सबसे पहले अपनी प्रजा को भी बड़ा करोगे, दैट मीन्स आप प्रॉफिट कमाओगे, एंड में ग्रोथ के चक्कर में इसकी गर्दन काट दोगे। समझ में? अब फिर से तुम सदाशिव पेट के राजा। वैसे कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें सदाशिव पेट के राजा बन के। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें इन्होंने पहले पॉइंट में क्या बोला? इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बट इट इज वेरी मच निग्लेक्टेड। ये ऑब्जेक्टिव को ना हर कोई निग्लेक्ट कर देता है कि सर्वाइवल थोड़ी कोई हमारा ऑब्जेक्टिव, सॉरी गोल है हमारा। सर्वाइवल इज नॉट अ गोल बट इनफैक्ट सर्वाइवल इज अ गोल। सर्वाइवल ये गोल है जिसको कंपनी जनरली भूल जाती है। अपन ने देखा कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन रहता है। मतलब क्या है इसका? हमेशा चलती रहेगी कंपनी, जिंदगी भर चलती रहेगी। हमने कंपनी चलाते समय हमेशा प्रॉफिट 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 ग्रोथ पे ध्यान दिया। सर्वाइवल पे कब ध्यान देते हैं? जब ऐसी कुछ सिचुएशन आती है। तो ये बोल रहे इट इज द प्राइमरी गोल बट जनरली इट इज नेग्लेक्टेड। समझा क्या? चलो, unless a firm is able to survive, it will be incapable of satisfying any of its stakeholders. स्टेकहोल्डर कौन था? यहां तुम्हारी जो प्रजा थी। Unfortunately, survival is often neglected as a principal criteria in strategic decision making. When this happens, the firm often focuses on short-term aims at the expense of long-term. क्या बोल रहा है? कई बार सर्वाइवल पे ध्यान ही नहीं देते। It is important goal. This is important goal to satisfy the needs of your stakeholders. जरूरी है सर्वाइव करना।
अगर इन लोगों की जान बचानी है तो तेरा सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है, पर तू बोला नहीं मेरे को तो अभी कट के आना है। शॉर्ट टर्म एग्रेशन में तुमने क्या बोला, नहीं मैं अभी लड़ूंगा। रहता है, देखो कई महाराजाओं का रहा है ऐसा इतिहास, नहीं हम नहीं हटेंगे पीछे, हमारी प्रजा को नहीं बचाएंगे, तो कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तुमने कोई ऐसे सीरियल देखे क्या पुराने वाले कुछ जिसमें जंगली लोगों के साथ लड़ाई वगैरह होती है? अपने ये बाहुबली मूवी देखी क्या? उसके अंदर उनका राजा जो रहता है वो बातें करता है इस तरीके से, याद है क्या वो? हाँ, वो उसने हार नहीं मानी रहती, कट जाते अल्टीमेटली सब। तो तुम्हारे स्टेक होल्डर्स की नीड सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले तुम्हें सर्वाइव करना जरूरी है। सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, हाउएवर इट इज निग्लेक्टेड जनरली फर्म फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म को सेक्रीफाइस करके शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं। चलो नोटबुक निकालो, लिखो 3 मेजर गोल्स, ऐसे चार्ट बनाना, 3 मेजर गोल्स। पहला है सर्वाइवल, इसके अंदर लिखना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंड जनरली नेग्लेक्टेड। तीसरा जनरली फर्म focuses on short term and sacrifice long term। फर्म जनरली क्या करती है? इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जनरली निग्लेक्टेड, फर्म जनरली फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म एंड सेक्रीफाइस लॉन्ग टर्म। तो सर्वाइवल एक गोल है, पर हमें इसे पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कंपनी जनरली भूल जाती है, शॉर्ट टर्म के चक्कर में लॉन्ग टर्म का सेक्रीफाइस कर देती है। रईस का डायलॉग, मोहल्ला बचाते बचाते गांव जला देते हैं, मालूम है वो डायलॉग? सुना है क्या तुमने? रईस मूवी देखी क्या किसी ने? हाँ, उसमें वो डायलॉग है एंड में, जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मोहल्ला बचाते बचाते गांव जल गया। जनरली फर्म फोकसेस ऑन फर्म इंडस्ट्री कंपनी ऑन शॉर्ट टर्म sacrifices long term। मेरी हैंड राइटिंग पता है कैसी है? ना ही अच्छी है ना ही डॉक्टर जितनी खराब है, बिल्कुल बीच में है। ना ही मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। मैंने एक बार ना सैंपल के लिए इतना सा बॉटल भर के खून दिया होगा मेरा, मैं वहीं बेहोश हो गया मेरा खून देख के। एक बार मजे मजे में मैंने ब्लड डोनेट करने गया, मैंने बोला कुछ नहीं होता, पूरी बोतल भर के खून निकाला, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, नीचे चला, यहां से लेकर तुम्हारा बैग पड़ा है ना, मैं पूरा ऐसा गिरा हूं ना नीचे, वाह 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 वाह। फिर उन्होंने बोला बहुत मस्त, पहले तो उठाया नहीं मेरे दोस्तों ने, मुझे बोला 2 मिनट, कुछ नहीं होता बोल रहा था। एप्पल दे रहे थे, पार्ले दे रहे थे, मैंने बोला एप्पल धुला हुआ नहीं है, पार्ले ऐसे कैसे खा लूंगा मैं सूखा। मैंने बहुत टशन दिखाई, धड़ाक से गिरा। बात यहां से आई कि मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर जितनी भी खराब नहीं और नॉर्मल लोगों जितनी अच्छी भी नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। एक बार तूने सर्वाइव कर लिया ना तो जिंदगी भर सर्वाइवल के बारे में मत सोचिए, जीना भी क्या जीना है, ठीक है? तो फिर अब हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेनस्टे गोल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अंडरलाइन करना, एमसीक्यू बनेगा इसके ऊपर। प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेनस्टे गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नो मैटर हाउ इट इज मेजर्ड और डेंड, प्रॉफिट ओवर द लॉन्ग टर्म इज द क्लियरेस्ट इंडिकेशन ऑफ फर्म्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई द प्रिंसिपल क्लेम एंड डिजायर ऑफ एम्प्लॉय एंड स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर ने स्टेक होल्डर्स चाहिए था, स्टेक होल्डर्स। अब इसका मीनिंग समझो, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट इज द मेन गोल ऑफ एनी बिजनेस। कुछ कंपनी उसको शॉर्ट टर्म मेजर करती है, कुछ लॉन्ग टर्म में मेजर करती है। कुछ कंपनी ऐसा भी बोलती है कि हमारे लिए प्रॉफिट मतलब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। इफ कस्टमर इज इंक्रीजिंग, दिस इज अवर प्रॉफिट। उनके लिए ये भी एक इंडिकेशन है। बट द अल्टीमेट इंडिकेशन क्या है? अल्टीमेटली तुम प्रॉफिट कमा रहे हो कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हारे स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड है तो। समझ में आया क्या बोला इन्होंने? यहां पे 3 पॉइंट बोले। पहली बात, प्रॉफिट इज द मेन स्टे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज प्रॉफिट। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि कई लोग प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में मेजर करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म में मेजर करते हैं। सम पीपल से दैट माय कस्टमर बेस इज इंक्रीजिंग, दिस इज माय प्रॉफिट। तुम्हें मालूम होगा जैसे कुछ एप्लीकेशंस रहती है जो प्रॉफिट में नहीं चलती है, कुछ एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन, लेकिन उनका यूजर बेस इतना हाई रहता है। फ्लिपकार्ट सबको मालूम है, फ्लिपकार्ट लॉस में,
लेकिन हम उसको बोलते हैं कि प्रॉफिट में है, मतलब लॉस है, बुक लॉस है, लेकिन इन जनरल प्रॉफिट है। कैसे पता चला? लॉन्ग टर्म में देखा गया तो उसके जो स्टेक होल्डर्स है, उसके जो क्रेडिटर्स है, उसके जो कस्टमर है, उसमें जो इन्वेस्टर है, उसके जो ओनर है, हर कोई हैप्पी है, दे हैव वेल्थ। उनके पास लॉस तो हो रहा है पर वेल्थ क्रिएट कर ली। वेल्थ सर ऐसे कैसे हो सकता है कि लॉस होते जा रहा है और वेल्थ बढ़ रही है? सर लॉस हो रहा है, आपने मेरे को क्या पॉइंट बोला? मैंने यही पॉइंट बोला ना, लॉस होते जा रहा है और वेल्थ बढ़ रही है। वेल्थ का मतलब क्या? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पर इसको तो कंटिन्यूअसली लॉस होते जा रहा है, तो इसकी वेल्थ कैसे बढ़ रही है? माय क्वेश्चन इज, दे हैव सेड दैट profitability is the goal, mainstay goal. An organization work for profit. Many company have different measure to measure the profit. ठीक है, some measure on the basis of customer, some says that we have more net profit so our company is growing, but the ultimate indication of profit is लॉन्ग टर्म में तुम्हारे स्टेक होल्डर्स के पास वेल्थ अक्यूमुलेट हो जाए। मेरा क्वेश्चन ये था, फ्लिपकार्ट के अंदर लॉसेस है, फिर भी वो कंपनी की वेल्थ ज्यादा है। इसका मतलब ऐसा है कुछ कि तुम्हारे घर पे हर साल लॉसेस 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 ही चलते जा रहे हैं और तुम्हारी नेटवर्थ प्रॉपर्टी बढ़ते जा रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? आई नीड सम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सोचो सोचो। उसका मार्केट, जैसे चल अपन फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट का मार्केट बढ़ रहा है पर लॉसेस कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं, क्योंकि बैकएंड में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ रहा है कि लॉसेस होते जा रहे हैं, फिर भी वेल्थ बढ़ रही है, अमीर होते जा रहे हैं लोग, लॉस झेलकर अमीर हो रहे हैं। कैपिटल, तूने वर्ड सही यूज किया है, कैपिटल, पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं उनका। सुनना, मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। इसका मतलब कुछ ऐसा है, लेट से मैंने एक कंपनी के साथ बॉन्ड करके रखा है कि मैं 5 साल आपके साथ ही पढ़ाऊंगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, पर कस्टमर मेरे पास, स्टूडेंट्स मेरे पास आ नहीं रहे, हार्डली 1-2 आ रहे हैं क्योंकि क्लासेस अच्छी नहीं है। लेट से इस क्लासेस में तुम पढ़ना चाहते हो, मेरे से पढ़ना चाहते हो, पर ये क्लासेस अच्छी नहीं लग रही तुमको, कोई XYZ क्लास का नाम ले लेते हैं, मैं वहां पे पढ़ाता हूं, तुम्हें मेरी टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद है पर तुम्हें वो क्लासेस पसंद नहीं, इसलिए तुम आ नहीं रहे। जैसे ही मैं वो क्लास छोड़ूंगा और अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, हर कोई वहां आ जाएगा। कुछ ऐसा ही चल रहा है फ्लिपकार्ट के अंदर कि वहां पे सबको सैलरी वगैरह मिलके बुक लॉस तो हो रहा है, लेकिन जिस दिन वो कंपनी ने अपना IPO इशू कर दिया, वो कंपनी पब्लिक हो गई, उसके शेयर की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, हर कोई परचेस करना चाहेगा, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसकी कोर वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऑल्दो लॉसेस हो रहे हैं, उसको लॉसेस हो रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म है, अभी मेरे पास स्टूडेंट नहीं है, लॉस हो रहा है मेरा, पर मैं अच्छा अगर पढ़ाने लगूंगा, जैसे ही मैं इसके बाहर निकलूंगा मेरी वेल्थ बढ़ जाएगी गुडविल के कारण। अभी कोई टेम्पररी रीजन के, देखो कोई भी हो बिजनेस लॉसेस के लिए नहीं करना चाहता। क्यों लॉसेस के लिए कर रहा है अभी वो? क्योंकि उसने इतना कस्टमर बेस बना लिया पहले तो, और जैसे ही उसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई मार्केट के अंदर, वो अर्न करना चालू कर देगा। तो ऑल्दो फ्लिपकार्ट का मेन एम क्या है? प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म मेजर नहीं कर पा रहा, वो कस्टमर बेसिस के बेसिस पे मेजर कर रहा है, बट उसका अल्टीमेट इंडिकेटर क्या है कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उसके स्टेक होल्डर्स अमीर हो रहे हैं। समझ में आया? इंप्लॉइज और स्टेक होल्डर्स अमीर हो रहे हैं। पढ़ो अभी, ये लाइन समझ में आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी अंडरलाइन करना, प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेन स्टे गोल ऑफ द बिजनेस, नो मैटर हाउ इट इज मेजर और डन। Profit over long term is the clearest indication of firm's ability to satisfy the principal claim and desire of employee and stakeholders. In short, if stakeholders are satisfied, it means we are earning. अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है? ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर इक्विटी शेयर होल्डर सेटिस्फाइड तभी होता है जब उसको रिटर्न मिल रहा है, और ये बोल रहे हैं कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। इन शॉर्ट, वो रिटर्न कमा रहा है, लेकिन कब? लॉन्ग टर्म में। डिड यू गेट दिस पार्ट? आगे, it is one of the absolute essential measure of our corporate performance over long term. Only if we continue to meet profit objective we can achieve other corporate objective. तुमको CSR के बारे में कुछ मालूम है? कभी पढ़ा है? CSR सुना है लॉ में? क्या है CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं वो? एवरेज 3 इयर्स के प्रॉफिट का कितना % देना पड़ता है?
कितना लॉकअप पड़ा लास्ट टाइम? देखो मैं गलत परसेंट बोलूं चलेगा, मेरे को पड़े हुए 6-7 साल हो गए उसे, कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है। तुम गलत बोलो वो नहीं चलेगा, तुम्हें 6 महीने भी नहीं हुए। CSR, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर का 2% शायद देना पड़ता है। 2 मेरे ख्याल से 2% है, जो भी है। अब मेरे को बताओ CSR मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म बोलो पहले। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ, यानी कि सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना, रिटर्न में पे करना, और उसके अंदर क्या क्या करते हैं, कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं। कैसे निकलता है CSR का अमाउंट? एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स का 2%। अगर तूने प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो लॉस है, तो तुमको कोई देगा तो नहीं CSR का अमाउंट। इनफैक्ट तुम भी सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाओगे। CSR का अमाउंट पे कब करोगे? जब प्रॉफिट कमाओगे। यानी कि सोसाइटी की तरफ जो तुम्हारे गोल्स थे वो भी तुम तभी अचीव कर पाओगे जब प्रॉफिट कमाओगे। नाउ रीड दिस लाइन, इफ वी कंटिन्यू टू मीट अवर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, अगर प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव मीट किया तो ही दूसरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाएंगे। तो क्या प्रॉफिट भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है? यस, जितना सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट भी उतना इंपॉर्टेंट है। चलो चार्ट में आ जाओ, लिखो। अब मैं तुम्हें आज अपनी अच्छी हैंडराइटिंग दिखाता हूं। हाँ हाँ हाँ, सेकंड बढ़ा दूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी, it is the mainstay, it is the mainstay goal of any business. It can be measured over any basis, such as long term profit, short term
पहले ये वाला बंदा स्ट्रांग था, तो उससे बचने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए सर्वाइवल वाज नेसेसरी, फिर खुद को स्ट्रांग करना, प्रॉफिटेबिलिटी, और बाद में इसी के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेना, दैट इज ग्रोथ। उसकी गर्दन गिर गई वहां पे। ग्रोथ, अ फर्म ग्रोथ इज इनएक्सट्रिकेबल टाइड टू इट्स सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या है, अगर एक फर्म सर्वाइव कर गई और उसने प्रॉफिट कमाया तो ग्रो करेगी करेगी। तो बेसिकली अ ग्रोथ इज अ इनसेपरेबल पार्ट इफ यू हैव अचीव्ड सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लेट्स से यहां अगर प्रेस्टीज पॉइंट पे कोई टीचर है जो पिछले 10 साल से हर मार्केट में सर्वाइव कर गया और हर बार कस्टमर का 20-20 जितने भी स्टूडेंट्स आते 20-30% मिनिमम पढ़ाई देता था, तो एक लेवल आएगा जब मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी क्वालिफाइड सीएमए स्टूडेंट्स रहेंगे, मेजर चंक जो रहेगा उस टीचर ने पढ़ाया होगा, अब वो सब रेफरेंस देंगे और ये सडनली ग्रो करेगा। तो सबसे पहले सर्वाइव करना जरूरी है। चलो मान लेते हैं वो फैकल्टी है, उस फैकल्टी ने ना 3 साल बहुत अच्छा पढ़ा और मार्केट से चला गया, माने उसने सर्वाइव ही नहीं किया। अगर उसने सर्वाइव नहीं किया तो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की बात ही किधर आती है। तो जब तुमने सर्वाइव कर लिया, फिर तुमने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा के ग्रोथ आएगी। इसका मतलब क्या है, अगर तुम सस्टेन कर गए मार्केट के अंदर, इफ यू सर्वाइव एंड यू अर्न इवन लिटिल प्रॉफिट, ग्रोथ तो आना ही है। समझा कह रहे भाई, समझा? नेक्स्ट, ग्रोथ मीन चेंज एंड प्रोएक्टिव चेंज इन अ नेसेसिटी। प्रोएक्टिव चेंज इज अ नेसेसिटी इन अ डायनामिक। ये सेंटेंस सही लग रहा है क्या तुम्हें? सही लग रहा है क्या सेंटेंस? कॉन्वेंट वाले कितने हैं यहां पे? है क्या कोई कॉन्वेंट स्टूडेंट? स्टेट बोर्ड, इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड है? मैं इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड वाला हूं मैं। मुझे फिर भी ये गलत लग रहा है। ग्रोथ मीन्स चेंज एंड प्रोएक्टिव चेंज इन डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट। अब सही लग रहा क्या? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ। पता नहीं कुछ खा के आते भी हो या नहीं। विशाल का तो ज्यादा खाना हो गया ऐसा लग रहा है। विशाल, पीछे वाला विशाल, पोट भरून जेवला ना, इसीलिए नींद आती है। खाना कभी भी कम खाने का, ये एक चीज है। अगर तुमको सक्सेसफुल बनना है ना लाइफ में, तो दोपहर का खाना कम खाने का और रात का भी कम खाने का। इन शॉर्ट, खाना ही कम खाने का। सच्ची, मैं मजाक नहीं कर रहा। यू वोंट बिलीव, मैं 24 घंटे में, मेरे जब सीए फाइनल की एग्जाम चलती थी, मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 रोटी खाता था, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन ले आया था मैं। ज्यादा ही कम खाता था, लेकिन फिर मेरे को दिन भर वैसे भी नींद नहीं आती थी। मेरा शेड्यूल कैसे चलता था, मैं रात के 8 बजे पढ़ने बैठता था। मैं उल्टा रहता था, मैं रात के 8 बजे पढ़ने बैठता था, सुबह 10 बजे उठता था सीधा। उठता भी नहीं था जगह से मैं, और भूख खाली पेट रहता था। खाना मेरे को मतलब खाता नहीं था तो मेरे को नींद आती नहीं थी। सब ग्रास्प होता था मुझे। फिर सुबह 10 बजे भूख लगती थी। जब सब 10 बजे नाश्ता करते थे, मैं मेरा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वो सब एक साथ ही करता था। फिर उठता था मैं 7 बजे, 7 से 8 नहा धो के रेडी होता था, और फिर 8 बजे बैठ गया पढ़ने। तो खाना जितना कम खाओगे, दिमाग उतना चलेगा। अभी तुम्हारा ब्रेन, जितना ब्लड है ना, वो तुम्हारा ब्रेन ना सर्कुलेट क्यों कर रहा है? सिर्फ तुम्हारे फूड को डाइजेस्ट करने में। तो खाना कम खाने का। मीठा छोड़ दो, छोड़ दो। स्पाइसी कम खाओ, बहुत बेसिक खाना खाओ। लिटरली मैं बोल रहा हूं, जीवन में अगर तुम्हें सुखी जीवन जीना है ना, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि खाना कम खाओ, खाना सादा खाओ, और मीठा तो बिल्कुल मत खाओ। अपने सारे टेम्पटेशंस खत्म कर दो। ये जो चॉकलेट वॉकलेट देख के तुमको टेम्पटेशन होते ना, एक बार ठूस लो अपने अंदर, जितना ठूसना है। एक कैरेट भर के खरीद लो, उसी में खाओ, उसी में सो, और अगले दिन वापस खाओ। पूरे यहां हाथ में लगा लो, उठते से भी उसे ही खाओ, और बोर हो जाओ एक बार खा के। ओशो, डू यू नो रजनीश ओशो? रजनीश ओशो के बारे में नाम सुना है? मैं बिलीवर नहीं हूं रजनीश ओशो का, ना ही फॉलोअर, पर उसका एक टेक्निक थी। क्या टेक्निक थी? जो चीज तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है ना, उसको इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो कि बोर हो जाओ उससे। इट इंक्लूड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर तुम्हारा माइंड कोई चीज करने के लिए अटका हुआ है कि मैंने यार साला, समझने वाले समझ रहे हैं, वो क्या बोलता है, नहीं रियली उसकी टीचिंग ऐसी है। मैं बताता हूं उनकी टीचिंग में क्या है, मर चुके हैं वो। तुम्हें कोई चीज अगर करने की इच्छा है ना, करो उसको, जितना करना है करो। 1 दिन करो, 10 दिन करो, जानवर की तरह करो।
11वें दिन तुम शांत हो जाओगे और तब तुम ब्लैंक हो जाओगे कि अब अचीव कर लिया मैंने, मैं इसके पीछे भाग रहा था। खाना खाना पसंद है ना बाहर का, खा तू 10 दिन खा, मैकडी डोमिनोज तू पड़ा रहे वहीं पे, मेंबरशिप ले ले, मेस लगा ले उनके पास, एक ही बार में इच्छा खत्म कर दो। उसके बाद क्या होगा? वी विल बी हाईली रिसेप्टिव। हम बहुत ज्यादा रिसेप्टिव, हमें सिर्फ ऐसा लगेगा हाँ यार जिसमें ध्यान अटक रहा था वो चीज बोर कर रही है, अब कुछ नया। ठीक है, तो अगर मान लो हमेशा के लिए खाने की इच्छा मिटा देना ना, आज जीएसटी के लेक्चर के बाद जाओ, पेट फाड़ के खाना खा लो, पेट फटने तक, मतलब तुम्हारा आईसीयू में भर्ती होने तक खाना खा लो। एक बार हुआ था मेरे साथ, मेरे को बिस्किट का बहुत ज्यादा शौक था, मैं भयंकर बिस्किट, मैं दाल रोटी के साथ बिस्किट खाता था, मैं बहुत अजीब था, ये क्या ये स्वीट लगता था मेरे को, मतलब दाल रोटी हो जाने के बाद डेजर्ट में बिस्किट खाता था। अब एक दिन मेरी सटक गई, दाल रोटी खा ली, बर्बन बिस्किट रहता था, दाल रोटी खाई और उसके साथ स्वीट में बिस्किट, मतलब दाल रोटी, अबे ऐसा नहीं दाल में मिला के थोड़ी खाऊंगा रे, पागल है क्या, कुछ भी। दाल रोटी खाने के बाद भी बिस्किट खाता था मैं, और एक टाइम पे 2-2 पैकेट खा रहा। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फिर मैंने एक दिन खुद को ही बोला, इधर इधर इधर, खुद को ही कांच में बोला, मैंने बुलाया, शांति से सोचा ये चीज गलत जा रही है। मैंने 10 पैकेट खा लिए और मैं हो गया हॉस्पिटलाइज। हाँ सच्ची, मैं तुमको बता सकता हूँ, इंसिडेंट भी उस दिन का है। मैं इंदौर से पढ़ाई करी है मैंने, तो मैं इंदौर में था और उस दिन लग गया था कर्फ्यू, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर आने वाला था डिसीजन। मैंने बोला देखो बाहर जा नहीं सकते, आज ही मौका है अपने फियर को कॉन्कर करने का। 10 बिस्किट के पैकेट तक खा लिए, मतलब ऐसी हालत हो गई कि भाई हॉस्पिटल डालो मेरे को। उसके बाद से मैंने खाया ही नहीं बिस्किट, कभी छोड़ दिया। तो तुम्हें कोई भी चीज रोक रही है ना, अभी नींद अगर तुमको रोक रही है तो तू ठूस ले, एक दिन बोर हो जाएगा खाना खा खा के। इतना सा खाना खाओ, सुखी रहोगे। सुखी जीवन के लिए कम खाना और नींद भी ज्यादा जरूरी है। अभी तुम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक ऑनलाइन रहोगे, सुबह 8 बजे उठ के आना है, क्या मिल रहा है उससे? अब पता चला वो लड़का 2 लड़कियों के साथ चैट कर रहा है, लड़की 3 लड़कों के साथ चैट कर रही है, किसी का भला हो रहा है क्या? घर तो किसी का बस नहीं रहा, ठीक है, उजड़ सबके रहे हैं। ये लीग से बाहर है लड़की, बाकी लोगों के बारे में अपन बात करें तो ये भूख पे कंट्रोल करो, अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कंट्रोल करो। देखो तुमको इसके अंदर भी कुछ ना कुछ नजर आएगा, अब मुझको नहीं मालूम क्या नजर आएगा। ग्रोथ, अगर तुम्हारी कंपनी सरवाइव कर गई और उसने प्रॉफिट कमा लिया तो ग्रोथ को तुम उससे सेपरेट कर ही नहीं सकते, कोई पॉसिबल नहीं, कोई चांस नहीं है। ग्रोथ मींस नॉट ओनली अ चेंज बट अ प्रोएक्टिव चेंज इन डायनामिक इन्वायरमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? तुम कुछ बदलाव ला रहे हो, बट नॉट ओनली सिंपल बदलाव, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है? खुद से आगे होकर कोई इनिशिएटिव लेना, प्रोएक्टिव बोलते हैं उसको। और दूसरा इसका रिवर्स वर्ड होता है रिएक्टिव। रिएक्ट मतलब किसी ने कुछ किया तो मैं करूंगा, किसी ने अपने को चलते चलते झापड़ मार दिया, दैट इज प्रोएक्टिव। अपन ने रिटर्न में उसको मारा, दैट इज रिएक्टिव। हमने उसको एक और मारा, फिर ये चेन हो जाएगी रिएक्टिव की। अच्छा, उसी ने स्टार्टिंग में अपने को 2 मार दिया तो एक प्रोएक्टिव एक रिएक्टिव? नहीं, दोनों प्रोएक्टिव थे उसके। तो ग्रोथ मींस चेंज, नॉट ओनली चेंज बट अ प्रोएक्टिव चेंज इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? तुम कुछ बदलाव ला रहे हो, भयंकर बदलाव ला रहे हो इतने चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर। समझा? समझा भाई विशाल? While the growth in the market share has been shown by the product impact market study, अंडरलाइन करना, एमसीक्यू के अंदर आएगा। What is PIMS? Product Impact Market Study. To correlate with the firm profitability, another important form of growth to exist. For example, growth in the number of markets served, in a variety of products served, and a technology used. अब क्वेश्चन ये था कि सर्वाइवल तो सर हमको समझ में आ रहा है, अगर हम मार्केट में जिंदा हैं दैट मींस वी आर सर्वाइविंग। अगर हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या हमारी वेल्थ बढ़ रही है, इसका मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी है। सर ग्रोथ कैसे मेजर करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं। ग्रोथ मेजर करने का तरीका है, पहले तुम एग्जिस्टिंग मार्केट में 20% खा जाते थे, 20% स्टूडेंट्स को कवर करते थे, अब 25 को कर रहे हो, फिर 30 को कर रहे हो, फिर 35 को कर रहे हो। इन शॉर्ट तुम्हारा मार्केट शेयर अगर बढ़ गया, शेयर प्राइस नहीं बोल रहा, ये मार्केट में जो शेयर की प्राइस है वो नहीं बोल रहा मैं, मार्केट शेयर मींस तुम कितने परसेंटेज मार्केट को सर्व कर रहे हो। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग ग्रोथ।
ग्रोथ कब होगी? ग्रोथ तब होगी जब तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। समझ में आया? ग्रोथ में मैंने 3 पॉइंट बोले। ग्रोथ इज टाइड विथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड सर्वाइवल। सेकंड, ग्रोथ मीन्स चेंज, and not only change but a proactive change in dynamic environment. And third one is growth is indicated by increase in the market share and में बहुत लिस्ट है वो मैं तुम्हें लिखवाता हूं। चलो ग्रोथ पे आ जाओ, ग्रोथ पे आ जाओ। मैं एक चॉइस दे सकता हूं तुमको कि कौन से कलर के पेन से लिखूं। बहुत है अपने पास, रेनबो भी है, मर्क्यूरी भी है, मार्बल से लिखते हैं। ब्लैक, चल ब्लैक। वाइट, चल। नहीं ये मैं सीख लिया, स्टूडेंट्स की इच्छा कभी नहीं टालता मैं। ब्लैक बोलेंगे तो ब्लैक से भी लिखेंगे हम, वाइट बोला तो वाइट से भी लिखेंगे। अरे क्यों नहीं दिखेगा भाई? वेयर देयर इज विल देयर इज वे। चलो लिखो। क्या? हाँ तो तुमसे कौन मांग रहा है चॉइस? तुम लोगों की जिंदगी वैसे भी खराब है। तुमसे किसी ने पूछा एसएम चाहिए तुम्हें, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? पढ़ना ही है, इंस्टीट्यूट ने डाल दिया, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है भाई बहन दोनों। ग्रोथ, ग्रोथ इज टाइड, टाइड बोले तो जो कपड़े धोता है वो नहीं, टाइड मतलब जुड़ा हुआ, टाइड विथ सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रो किया, सर्वाइव किया, सॉरी सर्वाइव किया, प्रॉफिट कमाया, यू विल ग्रो। ग्रोथ means proactive change in dynamic environment। तीसरा, growth is measured by increase in market share। Fourth, growth is also indicated by increase in number of products or market technology use etc। समझा 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 समझा? क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट कमा लिया, सर्वाइव कर लिया, ग्रोथ तो अचीव हो ही जाएगी। ग्रोथ का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोएक्टिव चेंज इन डायनामिक इन्वायरमेंट। तीसरा, ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं? अगर मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया। अच्छा मुझको बताओ, अगर मैं यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ इंटर के, अगर मैं 200 पढ़ाने लग गया नेक्स्ट बैच से, तो क्या मेरी ग्रोथ हुई? हाँ हुई। अच्छा समझो, मैं अभी 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं यहाँ पे तुम्हारे OMSM के, कल करके मैं FM और कॉस्ट भी पढ़ाने लग गया और उसमें भी इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो क्या ये भी ग्रोथ है? यस। तो क्या मैं कह सकता हूं ग्रोथ इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। सर पहले मैं 1 प्रोडक्ट बेचता था, अब 4 प्रोडक्ट बेचता हूं। कैन आई से अगर पहले मैं सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट पे ही पढ़ाता था, सिर्फ पूना में ही पढ़ाता था, अब दिल्ली बॉम्बे जाके भी पढ़ाता हूं, तो क्या ये भी ग्रोथ है? यस, इट इज ऑल्सो ग्रोथ। पहले मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था, ठीक है, दोपहर तक वो पोछते मैं ही पूरा व्हाइट हो जाता था, अभी मैं लैपटॉप पे पढ़ाता हूं, टेक्नोलॉजी यूज करो, क्या ये भी एक ग्रोथ है? अपन बोलते हैं ना, जो अपना दोस्त जिसके नोकिया 1100 यूज करते करते बाद में वो सडनली OnePlus 7 Pro लेकर आ जाता है, अपन बोलते हैं क्या ग्रोथ है भाई तेरी, सडनली OnePlus से तू नहीं नोकिया 1100 से OnePlus पे चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब एक्सेट्रा।
कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। हे करला क्या तुमको समझा ना? समझा, चलो। ये अब जो पार्ट आएगा ना नेक्स्ट टेबल, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ अपने को कंप्लीटनेस इंश्योर करनी थी कि हाँ कुछ भी नहीं छोड़ा है अपन ने बुक में, इसलिए पढ़ रहे हैं फटाफट। डायरेक्ट एबल हैज सजेस्टेड डिफाइनिंग बिजनेस अलोंग 3 डायमेंशन। डायरेक्ट एबल ने 3 डायमेंशंस में बिजनेस को डिवाइड किया। पहला कस्टमर ग्रुप, फर्स्ट वन इज कस्टमर ग्रुप, दूसरा है कस्टमर फंक्शन एंड तीसरा है ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। कस्टमर ग्रुप मतलब किसको सेटिस्फाई करना है वो। अगर तुम्हें अपने मार्केट को तोड़ना है तो तुम्हें मार्केट को किस तरीके से, किस पार्ट में बाइफरगेट करना पड़ेगा। पहला है कस्टमर ग्रुप कि किसको सर्व कर रहे हो, दूसरा है कस्टमर फंक्शन, कस्टमर फंक्शन मतलब उनकी क्या नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, और तीसरा है ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, हाउ द नीड इज बीइंग सेटिस्फाइड, किस तरीके से वो सेटिस्फाई हो रही है। इन शॉर्ट डायरेक्ट एबल जो थे ना, उसने बोला एक मार्केट की स्टडी, लिखो डायरेक्ट नहीं, वहीं पे लिखा हुआ लिखो मत। डायरेक्ट एबल ने क्या बोला, एक मार्केट है उसको स्टडी करने के 3 डायमेंशंस होते हैं। तुम्हें मालूम है वर्ल्ड में, मतलब ये यूनिवर्स में कितने डायमेंशंस हैं? डायमेंशंस सुना है क्या कई डायमेंशन? अथर्व, सीके, डायमेंशंस 8। तुम्हारा नाम क्या? समृद्धि, समृद्धि डायमेंशंस कितने? अनिकेत 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशन, इसे अपन 3D बोलते हैं। अभी वो तुम अगर मॉल में चले जाओ तो 70, 80, 90 बोलते हो, कुछ नहीं होता। 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है, ये जो अपनी इमेज है वी आर 3D। जो पिक्चर है वो 2D की होती है, उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रहती है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है। तो ये वो डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है। अभी ऐसा बोलते हैं कि अपन 4th डायमेंशन को ओपन करेंगे तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाएगा। देखो मेरे प्रॉब्लम यही है, मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं। थोड़ा सा टाइम ट्रेवल का भी तुमको बता देते हैं। टाइम ट्रेवल यानी यूज ऑफ स्पेस। ये चीज हमारे यूनिवर्स से मान लो, ये क्या बोलते हैं, ये लाइट 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 ईयर्स अवे है। हम यहां पे बैठे गैलेक्सी में बैठे और दूसरा यहां पे बैठा है, ठीक है। हमको यहां पे पहुंचना है, 2 तरीके, सॉरी यहां से यहां तक पहुंचना है तो 2 तरीके, ऐसे घूम के जाओ या तो डायमेंशंस को ही जोड़ दो, वैक्यूम क्रिएट कर दो और पहुंच जाओ। ये डायमेंशन ओपन करने की कोशिश करी जा रही है। ये डायमेंशन को फॉर्मूले से ओपन होते। तुमको मालूम है क्या, ये जो अपने जितने बड़े साइंटिस्ट थे ये फॉर्मूलेस देते थे, E इज इक्वल्स टू mc²। अब इसके ऊपर भयंकर थियरीज बैठी हुई है, पूरा अपना साइंस इसके ऊपर बेस्ड है। तो वो थियरीज के थ्रू ना अनलॉक कर रहे हैं ये चीजें। 3 डायमेंशन तो अपने को शुरू से ही पता थे, 4th डायमेंशन है, इसको अनलॉक करने की कोशिश करी जा रही है कि स्पेस के अंदर ना एक ऐसी जगह है कि वहां से आर पार किया जा सकता है। अभी किसी ने कार्टून देखा क्या? डोरेमोन देखा क्या किसी ने? डोरेमोन, डोरेमोन के पास एनीवेयर डोर है। क्या करता है वो? डायमेंशंस खोल देता है, इधर का डायमेंशंस उधर डायरेक्ट पहुंचा देता है। पर ये वो डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने तुम्हें पता है क्या बोला, मैंने तुमको डायमेंशन कुछ और बताया, मैंने बोला अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे मार्केट की बात कर रहे हैं। ये बोलता है मार्केट को मैं भी 3 डायमेंशंस में तोड़ूंगा। पहला डायमेंशन, पूरे मार्केट को, पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए 3 डायमेंशन में तोड़ो। पहला है कस्टमर ग्रुप। कस्टमर ग्रुप, कस्टमर ग्रुप में डिवाइड करके तुम अपना ये वाला पर्पस सर्व करो कि तुम किसको सेटिस्फाई कर लो। जब तुम पहले डायमेंशन को ओपन करोगे, ये पहला डायमेंशन है, इसको जब तुम खोलने गए तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसको सेटिस्फाई कर रहे हो, समझा। फिर तुम दूसरा डायमेंशन ओपन करो, कौन सा? कौन सा? कस्टमर फंक्शन, कि तुम्हारा प्रोडक्ट इनको क्या सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कौन सी नीड सेटिस्फाई कर रहा है। पहला डायमेंशन खोलने पर पता क्या चलेगा, किसको सर्व कर रहे हो। और दूसरा डायमेंशन ओपन करने के बाद हाउ माई प्रोडक्ट इज सेटिस्फाइंग। और तीसरा
तीसरा बुक में अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी से क्या पता चलता है, हाउ द नीड इज बीइंग सेटिस्फाइड, यानी कि मेरा प्रोडक्ट कैसे सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करता है वो बता देंगे। यहां हाउ नहीं, व्हाट चाहिए। व्हाट, मेरा प्रोडक्ट क्या सेटिस्फाई करता है, और हाउ, कैसे सेटिस्फाई करता है। तो अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, मार्केट के सारे डायमेंशंस खोलने हैं, तो तुम्हें पहले 3 पार्ट में उसको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो पता करो कि तुम्हारा कस्टमर ग्रुप कौन सा है, यानी कि तुम्हारे कस्टमर कौन है जिसे तुम सर्व कर रहे हो। दूसरा डायमेंशन ओपन करो, वहां पे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा प्रोडक्ट क्या सेटिस्फाई कर सकता है। और तीसरा डायमेंशन खोलो, वो कैसे करता है, किसको करता है, क्या करता है और कैसे करता है। ये समझ में आया। अब एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर, एमसीक्यू बेस्ड पॉइंट है ये कि डायरेक्ट एबल के हिसाब से मार्केट के 3 डायमेंशन कौन कौन से। पहला है कस्टमर ग्रुप, तुम्हें इतना ही लिखना है कस्टमर ग्रुप। अगर क्वेश्चन थियोरी में भी आ गया तो इतना तो लिख दे रहा, कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन है, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। समझ में आया, लिख लोगे ये। एक काम करो, अपनी नोटबुक में लिख दो, तभी तुम्हें याद रहेगा। Who, what and how. फटाफट फटाफट कंप्लीट करना है अपने को टॉपिक ये। पलटू, ओके। हु, व्हाट एंड हाउ, ये कभी लिखना जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली तुम्हें डायरेक्ट एबल के बारे में कुछ पूछा जाए। 3 चीजें, 3 उसने डायमेंशंस बताए हैं, कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। एक और आ सकता है ड्रकर का, ड्रकर ने फंडामेंटल्स बताए हैं स्ट्रेटेजी को रीडिफाइन करने के। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रीडिफाइन। अगर ये वर्ड आए ना, रीडिफाइन, रीफॉर्मुलेट या डिफाइन या फॉर्मुलेट, ये वर्ड आए तो ड्रकर का बता देना तुम्हें क्या लिखा है उसके अंदर। उसने 3 ही चीजें बताई है, इज, विल, शुड। इज, विल, शुड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने बोल दी है। उसने क्या बोला, जब भी तुम अपनी स्ट्रैटेजी बनाने जाओगे, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करोगे या स्ट्रैटेजी को रीफॉर्मुलेट करोगे। फॉर्मुलेट मतलब बनाना, रीफॉर्मुलेट मतलब वापस से बनाना, अमेंड करना। जब तुम करने जाओगे ना, खुद से 3 क्वेश्चन पूछना। कौन सा, इज, विल, शुड। पहला क्वेश्चन व्हाट इज आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है। व्हाट विल बी आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या होगा। और व्हाट शुड बी आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए। मेरा बिजनेस क्या है, क्या होगा और क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम कौन हो, तुम बोलोगे हम एक सीएमए स्टूडेंट है। तुम्हें करना क्या चाहिए, चलो एक तुम सीएमए स्टूडेंट हो, लेट्स से, या तो तुम सीएमए क्वालिफाइड हो और तुमने डाल दिया कोई बिजनेस, बोलो छोटा सा। तुमने डाल दिया वाइन शॉप, वाइन शॉप प्लस पान पट्टी। ठीक है, तुमने वाइन शॉप प्लस पान पट्टी डाल दिया। अब खुद से तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज आवर बिजनेस, तो तुम्हें आंसर आएगा वाइन शॉप एंड पान पट्टी। नहीं, वाइन शॉप इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हो तुम लोगों को, वाइन शॉप दूंगा मैं, देसी दारू की दुकान, हाँ वही। अब तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी है तो तुम्हें पहले खुद से 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। क्या, व्हाट इज आवर बिजनेस, तो तुम्हारा आंसर आएगा ये। व्हाट विल बी आवर बिजनेस, तुम्हारा आंसर यही आएगा। व्हाट शुड बी आवर बिजनेस, व्हाट इज आवर बिजनेस। 10 साल बाद देखोगे, अगर यही बिजनेस में कंटिन्यू किया तो 10 साल बाद भी यहीं पर रहोगे।
और तुम्हें होना क्या चाहिए था, सीए में। अगर तुम सीए में होते तो तुम्हारे क्वेश्चन क्या आते हैं, व्हाट इज माई बिजनेस, व्हाट विल बी एंड व्हाट शुड बी। तीनों आंसर सेम आते हैं। स्टूडेंट नहीं। अब 10 साल बाद क्या 10 दारू की दुकानें खोलोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो व्हाट इज एंड व्हाट विल बी में सेम ही रहा, मतलब तुम गलत डायरेक्शन में, देयर इज नो ग्रोथ। व्हाट इज अवर बिजनेस, व्हाट विल बी अवर बिजनेस एंड व्हाट शुड बी। ये किसने बोला, ड्रकर ने। किस लिए बोला है, किसने बोला है नहीं, किस लिए बोला है। स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन, रीफॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजीज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग के लिए। समझ में, इज, विल, शुड को अंडरलाइन कर लेना। एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हो, दारू की दुकान 10 साल बाद भी वही दुकान। अच्छा वो भी लिख सकते हो, व्हाट विल बी में लिख सकते हो वाइन शॉप। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगा जब ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि मुझको होना क्या चाहिए था, मैं किस चीज के लिए बनाऊं, दारू बेचने के लिए या दारू पीने के लिए। तो डिफर करता है। यहां पर खुद की दुकान से दारू पियोगे तो उतना मजा नहीं जितना पैसा कमा के पियोगे, बराबर है कि नहीं। वैसे दारू पीना खराब चीज है, पर मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, डू यू नो दिस थिंग, कि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं। तो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट होता है यूटिलिटीज एथिकली न्यूट्रल। कभी सुना है ये लाइन, सुनिए, यूटिलिटीज एथिकली न्यूट्रल। इसका मतलब है एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता एथिकल है अनएथिकल। तुम मर्डर करके खुशी मिल रही है तुमको, तुम्हारा प्रोफेशन ही अगर तुम बना लो प्रोफेशनल सुपारी वाला, तो भी मेरे को चलेगा, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन। विशाल कुछ भी करो चलेगा, आई एम एथिकली न्यूट्रल। पॉलिसी, अच्छा पॉलिसी ये वर्ड अपन ने बहुत बार सुना है। पॉलिसी क्या होती है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट रहता है, जो भी तुमने विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल सब कुछ तामझाम कर लिए ना, उसके बाद ये पेपर पे जब फॉर्मुलेट होती है इसको अपन पॉलिसी बोलते हैं, और ये होती है सर्कुलेट हर जगह, और ये होती है इंप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल समझो 5-10 फैकल्टी ने मिलकर ऑफिस के अंदर बैठ के एक स्ट्रैटेजी बना ली और उसको पेपर पे लिखकर सर्कुलेट कर लिया, हर कोई इसको इंप्लीमेंट करता है, तो हम बोलेंगे इस कंपनी की ये पॉलिसी है। दैट मीन्स द स्ट्रैटेजी विच वॉज पर्कुलेटेड, ऊपर से टॉप टू बॉटम आई है, वो है पॉलिसी। द स्ट्रैटेजी विच वॉज फॉर्मुलेटेड बाय कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स और बिजनेस लेवल मैनेजर इज नाउ इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज पॉलिसी। देखो, पॉलिसी इज अ ब्रॉड गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग दैट लिंक्स द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी विद इंप्लीमेंटेशन। सारा पॉइंट इन्होंने यही एक ही लाइन में बता दिया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब इट इज अ डॉक्यूमेंट और अ गाइडलाइन विच ट्रांसमिट द स्ट्रेटजी इनटू इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी बनी हुई उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करवाता है, पॉलिसी करवाती है। इफ आई से दिस इज द पॉलिसी ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली किसी ने विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव बनाया होगा और वो अब हर कोई इंप्लीमेंट कर रहा है। तो व्हाट इज पॉलिसी, पॉलिसी इज द इंप्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजी। पढ़ो यहां पे, अ पॉलिसी इज अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग दैट लिंक्स द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी विथ इंप्लीमेंटेशन। तो जो स्ट्रैटेजी बनी है उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कौन करके देता है, पॉलिसी करके देती है। समझा क्या रे, आगे। कंपनी यूज पॉलिसी टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉयज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन दैट सपोर्ट द कॉर्पोरेट मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल तो छोड़ दो, बुक का एग्जाम्पल दिया है वो नहीं पढ़ाते। फॉर एग्जाम्पल कल करके विशाल सर ने बोला कि हाँ अपने को इंडिया के सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है, कैसे ना कैसे उनको सर्व करना है, जितने लोग अपने से जुड़ने से इच्छुक हैं उस चीज के लिए। तो अब इस चीज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम स्टूडेंट्स हो, हम सब तुम लोगों से कनेक्ट हो जाएं, इस चीज के लिए क्या करना चाहिए। कैसे रहे तुम लोग, कैसे चलेगा। हाँ, ऑनलाइन सेल करना चालू कर दें, प्लस फीस भी कम कर दें। पता चला ऑनलाइन की फीस ही ज्यादा कर दी हमने, तो इससे क्या हो जाएगा, हम तुमसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये तो हो गई स्ट्रैटेजी। अब पॉलिसी बन गई हमारी कि अगर मान लो दर्शन सर के लेक्चर जा रहे हैं तो उनके साथ विशाल सर के भी लेक्चर चले जाए। तो ये हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, हर स्टूडेंट तक पहुंचना है, ठीक है, वो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली हमने हमारे फ्री लेक्चर्स देना चालू कर दिए, सारी चीजें देना चालू कर दिए। तो ये हो गई पॉलिसी। पॉलिसी क्या बनी कि किसी के भी लेक्चर जाएं, दूसरी फैकल्टी के लेक्चर्स उसके साथ जाने चाहिए। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी, क्या स्ट्रेटेजी थी? हर स्टूडेंट से कनेक्ट होना है। कैसे पूरी करी? एक पॉलिसी बना दी कि किसी भी फैकल्टी के साथ कोई भी फैकल्टी का लेक्चर जाना चाहिए। समझ में आया? तो इन शॉर्ट तुम्हें लिखना है पॉलिसी इज अ गाइडलाइन, या लिख दो, तुम्हारी बुक में लिखो वहीं पे, इट इज अ गाइडलाइन which transmit strategy formulation into implementation। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी, उसको इंप्लीमेंट करने का जो बीच में ट्रांजिशन है, बेसिकली पॉलिसी वो काम करता है। क्या ये वर्ड समझा तुमको? टैक्टिस मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो कवर करूंगा। टैक्टिस तुम देख लेना, इजी है। देयर आर 3 स्ट्रेटेजिक लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। चलो 3 लेवल तुमने हर जगह देखे होंगे, लेकिन तुमने कभी फील नहीं करोगे। अपन वी स्मार्ट की बात करते हैं। वी स्मार्ट में तुम कौन कौन सी फैकल्टीज को जानते हो? दर्शन खरे सर को। चलो आज तुम्हारा नॉलेज जान लेते हैं कैसा है। ओके, दर्शन सर, विशाल सर, विजय सर, विजय सर, प्रमोद सर, आदित्य सर, हाँ, और हाँ राज सर। राज सर बोला किसी ने? क्या बोला? हाँ, राज सर को जानते हो, अच्छी बात है। और सुनैना मैम है ना? और इतने लोगों को जानते हो। इन सब में से तुम मुझको बताओ कि डिसीजन लेने वाला कौन है? मतलब स्ट्रैटेजी मेकर कौन है? रुको ना, पूरा पूछने तो दो। फॉलोअर कौन है? इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? सुनैना मैम स्ट्रैटेजी बनाती हैं? तेरे को सुनैना मैम नहीं मालूम, जो आज निकाल दिया था जिन्होंने सबको? बोलो बोलो। इंप्लीमेंटेशन पे सुनैना मैम। अच्छा, भाई ने बोला सुनैना मैम इंप्लीमेंटेशन पे। स्ट्रेटजी मेकर कौन कौन लगता है? दर्शन सर, विशाल सर, विजय सर। मेरे को दूर दूर तक भी मत लाओ अभी, उसके अंदर स्ट्रेटजी बनाता नहीं हुआ। फॉलोअर आदित्य सर, राज सर, और इंप्लीमेंटेशन। अभी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें इतने ही फेस मालूम है, और एक्चुअली होता भी यही है कि ना ही हम लोग पॉलिसी फॉलोअर है, ना ही हम लोग पॉलिसी मेकर्स हैं। बहुत सारे लोग इसके अंदर से, और कुछ लोग तो इंप्लीमेंटर भी नहीं है। यू मस्ट बी सरप्राइज बाय फैक्ट दैट Vishal sir is not the only owner of this organization. There are basically 3 owners of this organization. One is Vishal sir, दूसरा कौन बताओ? उज्जवल सर, और तीसरे राजेश सर। ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर वी स्मार्ट में एक बैच भी अनाउंस होती है तो सबसे पहले इन तीनों का अप्रूवल जाता है। ये तीनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो कैन आई से दिस इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको एक शिद्दत से बहुत प्यारी सी लैंग्वेज में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल। ये वो लेवल रहता है जहां पे ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ,
और जितने भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग रहते हैं ना, वो मिलके यहां पर स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अब इन्होंने जो स्ट्रेटजीज बनाई, अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बना दी एक स्ट्रेटजी, लेट से CMA इंटर। अब CMA इंटर के लिए इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, तो अब इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल SM का मेरे पास है, लॉ का दर्शन सर के पास है, ऑडिट का कपिल सर के पास है, DT का विजय सर के पास है, और विशाल सर का, विजय सब्जेक्ट लिख दिया, DT IDT का किसके पास है? विशाल सर के पास। तो विशाल सर दोनों जगह हैं, वो एक इंप्लीमेंटर भी हैं इसके, सॉरी फॉलोअर भी हैं, और दूसरे ओनर भी है, वो बात अलग है। पर यहां पर जब वो बैठते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, उनका रोल, उनकी थिंकिंग अलग रहती है, वो सब सब्जेक्ट के लिए एक साथ सोचेंगे। पर जब वो आएंगे सिर्फ IDT के बारे में, तो बाकी सब्जेक्ट का नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। तो ये होता है बिजनेस लेवल। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? बिजनेस लेवल। सर प्यार से तो हम किसी को कुछ नहीं बोलते। ये होता है बिजनेस लेवल। अब बिजनेस लेवल में क्या रहता है? बहुत सारे छोटे 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 डिविजन्स रहते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स रहते हैं बिजनेस के। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग नहीं हो तो ये वाले सब्जेक्ट्स थोड़ी आएंगे, वहां पे कुछ और रहेगा, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, और कौन सा रहता है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जब कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी बनी, वो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनी, पर अब हर कोई सेक्टर, हर कोई डिवीजन अपने अपने डिवीजन के बारे में सोचेगा और यहां पर खुद के लिए पॉलिसी बनाएगा, कुछ स्ट्रेटेजी बनाएगा। इसको बोलेंगे बिजनेस लेवल। और लास्ट है, इनके अंदर आएंगे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, जिसको बोलते हैं फंक्शनल लेवल। समझ में आया? फंक्शनल लेवल में कौन कौन आता है? चलो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल लेवल पे कौन कौन है। एक तो रिसेप्शन पे जो मैम बैठी रहती है, पूजा मैम। दूसरे इंक्वायरी कभी करते हो तो सुनैना मैम। फिर प्रमोद सर, और ये जो बंदे यहां पे लेक्चर्स लगाते हैं, क्या बोलते हैं इनको? नीलेश। पिछली बार मैंने ऐसा मजाक मजाक में क्लास में बोला था कि प्रवीण आया था आज यहाँ पे लेक्चर लगाने। प्रवीण को कोई भैया नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अब मैंने बोला ना भैया नहीं बोलेगा, इसका मतलब यही है पूरी क्लास में उसको भैया बोलने का। तो लड़कियों ने उसको भैया बोल दिया, बेचारे को इतना हर्ट हुआ, उसने जॉब ही छोड़ दी। सीरियसली वो बोलता नहीं सर, सब भैया भैया कब तक बोलती रहेंगी, मैं UPSC करता। तो UPSC करने से पार्ट टाइम के लिए आता है। तो आप सच में भैया मत बोलना, नुकसान होता है, बाकी लोगों को लेक्चर लगाने नहीं आते। लड़के लोगों तुम बोलो, चलता है, तुम भैया ही बोलना। सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग तुम भैया बोलोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी सेक्शन 377 नहीं जिसको मालूम है, पोगो आता है एक चैनल, वो देख सकते हैं। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ CEO, सीनियर एग्जीक्यूटिव, board of director and corporate staff. These individuals occupy top committees for decision within the organization. यानी कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन रहता है? देखो, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर एग्जीक्यूटिव्स, जो अदर इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट पर हैं। अब तुम सोचो, टॉप लेवल का मैनेजमेंट कभी रिसीट चेक करने आएगा क्या? या रिसीट चेक करने वाला बंदा कभी स्ट्रेटेजी बनाएगा क्या? नहीं। या ये जो टीचर है बेचारा, ये किसी की रिसीट चेक करता है कि नहीं? इसको नीचे बिठा देते हैं लोग कि आओ मत तुम क्लास में, आओ ठीक है, अब जो जो बोल रहा है चलता है। ऊपर से स्ट्रेटेजी आई। स्ट्रेटेजी क्या आई? इतने दिन बच्चों को बैठने देने का, 7वें 8वें दिन फिर उनको पिन करने की, जाओ भरो। पहले आदत लगाने की थोड़ी सी, बाद में बोला पैसा भर गया। स्ट्रेटेजी बनी ऊपर कॉर्पोरेट लेवल, इंप्लीमेंट कर रहा है फंक्शनल लेवल। बिजनेस लेवल का क्या काम है? वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचेगा, अपने डिवीजन को स्ट्रांग करेगा। इन्होंने स्ट्रेटेजी बना दी ना, CA में बहुत स्ट्रांग करना है, तो अब हम बिजनेस लेवल पे इंडिविजुअल टीचर हमारे डिवीजन को स्ट्रांग बनाएंगे और हमारा डिवीजन अच्छे से वर्क करे, इसलिए फंक्शनल लेवल सपोर्ट करता है हमें। समझ में आया?
समझ में आया क्या? लास्ट में नाम क्या है? वैष्णवी, समझ में आया? ओके। CEO is the principal general manager in consultation with other senior executive. The role of corporate level manager is to oversee the development of strategy for whole organization. The role of corporate level manager दिख रहा है ये वर्ड? उससे पहले की लाइन कट कर दो, इररेलेवेंट है वो, कुछ खास काम की लाइन है नहीं। बीकॉम में होते तो लिखते अपन CEO इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर, CEO stands for चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO इज, फिर 3-4 लाइन में फिर CEO इज इंपॉर्टेंट ऑफिसर डाल देना बीच बीच में, लेंथ बढ़ानी है अपने को। CEO, हाँ, CEO आर जनरली फाउंड इन कंपनी। हाउ? CEO कंपनी में ही होता है। CEO जनरली कम्स बाय कार, CEO's टाइमिंग इज दिस, करते हैं। अरे भाई बीकॉम के पेपर देखे मैंने, लोग क्या लिखते हैं उसके अंदर, लिखा है मैंने भी। मैंने तो एक बार एक पेपर में मस्ती के लिए, सच में मस्ती बहुत है मुझे, एक बार एक पेपर में मस्ती के लिए मैंने सॉन्ग लिख कर आया था दबंग का। हाँ, नहीं नहीं, स्कोर ज्यादा नहीं आया, पास हो गया। मैं, कुछ आता नहीं था, मैंने बोला एक सब्जेक्ट को बैक लगने से बेटर है कुछ तो लिख देते, तो गाना लिख दिया भाई मैंने बोला खुद पे नाज हुआ मुझे उस बार पहली बार। आजू बाजू से आगे पीछे से थोड़ा बहुत पूछ लिया और अंदर का कंटेंट भर दिया, मसाला भरना आ गया था, वो भी खत्म हो रहा था। फिर मतलब मूवीज किस लिए, इतने गाने सुने क्यों हैं? चलो, द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर यहां पे अंडरलाइन करना, द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। क्या काम है इन लोगों का? अरे कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन आते हैं? CEO आता है, CFO आता है, अदर टॉप मैनेजमेंट आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। क्या काम है इनका? 11 बजे आके चाय पीना? नहीं, स्ट्रेटेजीज बनाना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, होल ऑर्गेनाइजेशन। समझा क्या इनका काम क्या रहता है? टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी। दिस रोल इंक्लूड डिफाइनिंग, ये लोग हैं वो जो मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव सब बनाते हैं। तुमको क्या लगता है कि वो जो रिसिप्ट चेक करने वाली पूजा मैम आती है वो बनाती है वी स्मार्ट का गोल क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नहीं 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 नहीं, तुमको क्या लगता है? देखो, जो फेस पे जो सबसे करीब दिखता है ना अपने को, वो एक्चुअल पिक्चर नहीं रहती। तुम कभी भी देखना कि जो फ्रंट फुट पे खेलने वाले लोग हैं, यानी कि तुमको जो ऑर्गेनाइजेशन में दिखते हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन चला ही नहीं रहे। जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनका कभी रोल नहीं है, मूवी बनाता कौन है? डायरेक्टर। फेम मिलती किसको? एक्टर को। पैसा ज्यादा कौन कमाता है? डायरेक्टर कमाता है। तो उसी तरीके से ये तो सिर्फ फेस है, ये असली स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये लोग मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल सब सेट करते हैं। ये क्या करते हैं? दे डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। चलो, दिस रोल इंक्लूड डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, अलोकेटिंग रिसोर्सेस अलोंग द डिफरेंट बिजनेस, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप। फटाफट चार्ट में आओ, फटाफट लिखना चालू करो जो जो मैं बोलता हूं। डालो, कॉर्पोरेट लेवल इट इंक्लूड CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अदर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। ऐसे ही बनाना है। कॉर्पोरेट लेवल देखो, फिर बिजनेस लेवल आएगा, फिर तुम्हारा फंक्शनल लेवल आएगा। तो कॉर्पोरेट लेवल इंक्लूड्स CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अदर इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स। दूसरा, दे फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, दे डिफाइन मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल, resource allocation, which business, टेक्नोलॉजी। बहुत बड़ा काम रहता है इन लोगों का। ये स्ट्रैटेजी बना के पैसा भी लगा देते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। इंप्लीमेंटेशन के लिए ये लोग स्टाफ हायर करते हैं।
अभी जो छोटा सा स्टार्टअप रहता है ना, स्टार्टअप सुनो, तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, 2 मिनट रुको। स्टार्टअप समझता है तुमको कोई बिजनेस स्टार्टअप? बिजनेस स्टार्टअप के अंदर जनरली एक ही बंदा रहता है जो कॉर्पोरेट लेवल पे भी होता है, बिजनेस लेवल पे भी होता है और फंक्शनल लेवल पे भी होता है। तो जो बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहां तीनों लेवल मर्ज रहते हैं, एक ही बंदा सब कुछ काम करता है। पर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है, कॉर्पोरेट लेवल अलग रहता है, बिजनेस लेवल अलग रहता है, और अपना लास्ट लेवल फंक्शनल लेवल अलग रहता है। फास्ट लिख लिया, ये लिखो। इट इंक्लूड सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अदर इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। दे डिफाइन, वो क्या क्या काम करते हैं, वो मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स एलोकेशन, व्हाट बिजनेस दे शुड बी इन, सारी चीजें बताते हैं। तुम ऐसा बोल दिया करो, सर नहीं दिख रहा, जूम करो, जूम आउट करो, बोल दिया करो। हो गया? चलो नेक्स्ट, बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल पे मैंने क्या बोला, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस लेवल पे कौन है? अपनी वी स्मार्ट में बिजनेस लेवल पे कौन है? फैकल्टीज है बिजनेस लेवल पे। अब बिजनेस यूनिट इज अ सेल्फ कंटेंट डिविजन दैट प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस यूनिट क्या है? बेसिकली एक यूनिट है, एक डिविजन है जो अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करता है। इट इज अ डिविजन, इट इज अ यूनिट विच सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी तुम हिंदुस्तान यूनिलीवर देखोगे, उसके पास 50 प्रोडक्ट बेचता है, तो हर प्रोडक्ट का एक उन्होंने बिजनेस यूनिट बना रखा है, इन शॉर्ट डिविजन। हर डिविजन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं। द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट द बिजनेस लेवल और द बिजनेस लेवल मैनेजर इज द हेड ऑफ द डिविजन। तो यहां पे एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कौन इसका हेड रहता है? जनरल मैनेजर इसका हेड रहता है बिजनेस लेवल का। The strategic role of this manager is to translate the general statement of direction and intent that come from corporate level to concrete strategy for individual। अरे क्या भयंकर चीज बोल दी, बहुत सिंपल चीज बोली। कॉर्पोरेट लेवल ने जो स्ट्रेटेजी बनाई ना, उसको तुम्हें ट्रांसलेट करना है, मतलब सक्सेसफुल बनाना है। कौन करता है ये काम? बिजनेस लेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल सर बोलते हैं इंडिया लेवल पर रीच पहुंचानी है अपने को, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बना दी, लेकिन पढ़ाने वाला ही कोई नहीं है, तो कैसे होगा? तो जो स्ट्रैटेजी है उसको सक्सेसफुली ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है? बिजनेस लेवल मैनेजर्स, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट के अंदर। समझ में आया? Thus, whereas the corporate level general manager, अगर corporate level का मैनेजर क्या करता है? सुनो, corporate level का मैनेजर क्या करता है? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, गोल, ये सारी चीजें बनाता है। लेकिन बिजनेस लेवल का मैनेजर क्या करता है? जो कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजर ने स्ट्रेटेजी बनाई है ना, उसको ट्रांसलेट करता है, यानी कि एक्चुअली फॉलो करवाता है। विशाल सर ने स्ट्रेटेजी बना दी, एसएम में इतने 500 बच्चे आने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया रीच होनी चाहिए इस चीज की। उसके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो फैकल्टी काम कर रही है, और मैं हूं एक इंडिविजुअल यूनिट, मैं दूसरे सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं करता। विशाल सर ने तो 8 के 8 सब्जेक्ट के बारे में सोचा, मैंने तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में सोचा। उन्होंने बनाई कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, मैं जो स्ट्रेटेजी बनाऊंगा बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी रहेगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि business level manager implements the strategy designed by corporate level managers? Yes. समझा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का? लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, चैप्टर खत्म है अपना। फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में कौन आएगा? जो ग्राउंड स्टाफ रहता है, रियलिटी में जो रहता है सबसे पहले। अब देखो जो पिक्चर बन रही है उसके अंदर सबसे जो बैकएंड का काम कौन करता है? बैकएंड मतलब ये आइडिया किसका रहता है? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स का रहता है, तो वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में ले जा सकते हैं। मूवी के अंदर जो एक्टर, एक्ट्रेस, लीड एक्टर, एक्ट्रेस और जो विलन रहता है ना, वो बेसिकली बिजनेस लेवल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं, अपना अपना रोल के कारण मूवी को खींच के ले जा रहे हैं। पर जो ऑफिस बॉय है, स्टाफ बॉय है, स्पॉट दादा है, ये जो सारी चीजें, कैमरामैन है, ये कौन आते हैं? ये एक्चुअल इंप्लीमेंट करते हैं सारी चीजें को, तो वो आते हैं फंक्शनल लेवल में। समझा? We'll read. Functional level managers are responsible for specific business functions or operation that constitute a company or one of its division. For example, सुनैना मैम का काम क्या है? रिसीट चेक करना, एडमिशन का। वो कैसे कर रहा है मुंह देखो अथर्व। अरे रिसीट चेक करती है मैम, रिसीट चेक करती है और एडमिशन देती है। प्रमोद सर का क्या काम है? प्रमोद सर का काम है स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अंदर किशोर सर बैठते हैं, उनका काम क्या है? ये लेक्चर जितना बनेगा ना, जैसा दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ पे, पूरा चेंज होने वाला है। ये पूरा चेंज होने वाला है, बैकग्राउंड सब चला जाएगा और एकदम हाई क्वालिटी का वीडियो निकल के आ जाएगा अगले दिन। तो उनका काम क्या है?
उनका काम है वीडियो एडिटिंग। तो ये है फंक्शनल लेवल मैनेजर। अब जरा सोचो, वी स्मार्ट की ओवरऑल सक्सेस के लिए कॉर्पोरेट लेवल ने एक प्लान बनाया, टीचर्स पढ़ाए जा रहे हैं, अपना डिवीजन को संभाले जा रहे हैं, और हर डिवीजन को सक्सेसफुली सपोर्ट कौन कर रहा है? फंक्शनल लेवल। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? Functional level manager are responsible for specific business function or operation that constitute a company or one of its division. Thus, financial manager sphere of responsibility is generally confined to one organizational activities, whereas general manager oversees the operation of whole company or direction. इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, इन्होंने बोला अगर कंपनी का एक मैनेजर है, जनरल मैनेजर, जनरल मतलब क्या होता है? जनरल मतलब कॉमन, एक तरह से कॉमन। तो जनरल मैनेजर क्या करता है? हर डिपार्टमेंट को तरीके से देखता है। तुमने देखा होगा हर कंपनी में एक सुपरवाइजर भी होता है। सुपरवाइजर क्या करता है? काम कुछ नहीं करता है, सारी चीजें प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करता है। तो जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का एग्जांपल है जनरल मैनेजर, जो है बेसिकली बिजनेस लेवल में जाता है। और अगर मान लो कोई फाइनेंस मैनेजर आ रहा है, फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, तो ये आएंगे फंक्शनल लेवल के अंदर। ऐसा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल वेरी भी कर सकता है। कई बार ना ये जो अपना फाइनेंस मैनेजर है ना, ये बिजनेस लेवल में भी बैठ सकता है। फाइनेंस मैनेजर है, वो 10 कंपनी के फाइनेंस मैनेज कर रहा है, और उसके अंदर और 50 लोग हैं जो काम करके देते हैं। बड़ी कंपनी टाटा, तुम समझ लो टाटा ग्रुप के अंदर, तो ये वाला एग्जाम्पल यहां भी फिट हो सकता है और प्रीवियस बिजनेस लेवल में भी फिट हो सकता है। तो ये पॉइंट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि कट कर दो ये पॉइंट को। Although they are not responsible for overall performance of the organization, functional manager nevertheless have major strategic role to develop functional strategy in their area that help to achieve the strategic objectives set by the business and corporate level. एक बात बताओ, तुमसे एक जनरल क्वेश्चन है, इन केस कल करके तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कोई लेक्चर्स के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, तुम किसके पास जाओगे? विशाल सर के पास जाओगे या प्रमोद सर के पास जाओगे? प्रमोद सर के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फंक्शनल लेवल पे जो बंदा रहता है, फंक्शन मतलब क्या होता है? काम करना। फंक्शनल लेवल पे जो मैनेजर रहता है वो कस्टमर ग्रुप से सबसे क्लोज रहता है। अगर मान लो तुम्हें कोई भी काम करवाना है, कोई भी इशू जाएगा, तुम सबसे पहले उनके पास जाओगे। अगर वहां पे रिजॉल्व नहीं होता है तो तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास भी रिजॉल्व नहीं होता है तो सर के पास जाओगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? फंक्शनल लेवल मैनेजर, सिंस दे आर क्लोज टू द कस्टमर ग्रुप, दे नो बेटर कंडीशन ऑफ द मार्केट एंड दे आर वेरी इसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि जनरल स्टूडेंट का ट्रेंड बन रहा है कि सर हमको वर्चुअल क्लास करनी नहीं, हमको लाइव क्लास करनी है। लाइव क्लास करी 200 स्टूडेंट आ जाएंगे। ये किसको बताया तुमने? प्रमोद सर को। प्रमोद सर किसको बताएंगे? विशाल सर को बता देंगे। तो विशाल सर लाइव की स्ट्रेटेजी बना देंगे। तो लाइव की स्ट्रेटेजी बनी कैसे? बेसिकली तुमने फंक्शनल लेवल को बताया। अच्छा, तुम फंक्शनल लेवल को क्यों बताया? बिकॉज यू आर क्लोजेस्ट टू देम। समझ में आया विशाल? Although they are not responsible for overall performance of the organization, वी स्मार्ट कैसा चल रहा है इससे प्रमोद सर को फर्क नहीं पड़ता है। फंक्शनल मैनेजर नेवरदलेस हैव मेजर स्ट्रेटेजिक रोल। क्या रोल है उनका? टू डेवलप फंक्शनल स्ट्रेटेजीज इन द एरिया दैट हेल्प टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो वो अपना कन्फाइंड ऑब्जेक्टिव इतना शिद्दत से करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। मोर ओवर, फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मेक इट पॉसिबल फॉर द बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजी, इंडीड बिकॉज दे आर क्लोज टू कस्टमर। मैंने बोला था, देन द टिपिकल मैनेजर, functional manager themselves may generate important ideas that subsequently may become the major strategy। मैंने बताया तुमको ये पॉइंट। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, तुम जाओगे प्रमोद सर के पास। ऑल्दो प्रमोद सर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वी स्मार्ट, वी स्मार्ट का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे प्रमोद सर को नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन प्रमोद सर अगर कोई स्ट्रेटेजी सजेस्ट करेंगे, उसके कारण प्रमोद सर फंक्शनल लेवल पे हैं, उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी अगर सजेस्ट करी तो विशाल सर जरूर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं? फंक्शनल लेवल इज द क्लोजेस्ट टू द कस्टमर ग्रुप एंड हेंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी डिजायरेबल फॉर अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। घुमा फिरा के एक ही चीज बोली, फंक्शनल लेवल कस्टमर से सबसे क्लोज रहता है, उनके पास ज्यादा आइडिया रहते हैं, उनके आइडिया कॉर्पोरेट लेवल के पास जाते हैं और कॉर्पोरेट लेवल नई स्ट्रेटेजी बनाता है और वो वापस से फंक्शनल लेवल मैनेजर फॉलो करता है। क्या ये समझा तुमको? अवन भगा नहीं रहा हूं मैं, पॉइंट ही इजी है वो।
Thus, it is important that general manager is to listen closely to the idea of functional manager. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. ये बोलता है फंक्शनल लेवल मैनेजर को पास आइडिया रहेगा, मानते हैं, लेकिन दूसरे कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजर और बिजनेस लेवल के मैनेजर्स ने उसकी बात सुननी चाहिए. बोलो. Listen closely to the idea of functional manager. An equally great responsibility for the managers at the operational level is strategic implementation, the execution of corporate level and business level. दूसरा उन्होंने पॉइंट बोला कि बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल की पॉलिसी की सक्सेस के लिए फंक्शनल लेवल का सक्सेस सबसे ज्यादा जरूरी है. समझ में आया? 3 लेवल में 2 मिनट में रिकैप करता हूं. यू कैन पैक योर बैग. तुम्हें पैक करना करो, मैं रिवाइज करवाता जाता हूं. 3 लेवल होते हैं. पहला है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा है बिजनेस लेवल, तीसरा है फंक्शनल लेवल. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के अंदर कौन कौन बैठते हैं? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी. दे डेवलप, they define mission, vision, objective, goals, the technology to be used, and the business in which they should enter. Business level manager are the unit or divisional head. ठीक है. They are responsible for their individual division or their individual unit. They translate the strategy of corporate level into implementation. Now next is functional level. Functional level manager includes the manager of a particular function. यानी वी स्मार्ट में बात करें तो रिसीट चेक करने का डिपार्टमेंट, एडमिशन का डिपार्टमेंट और वीडियो एडिटिंग का डिपार्टमेंट. ठीक है. They are closest to the customer group and thus they provide the valuable strategic information. If listened closely, अगर उनको ध्यान से सुना जाए, the functional level manager provide essential information to the corporate level manager, which is essential for formulation of strategy for an organization as a whole. Although functional level manager is not responsible for overall success and growth of an organization, but they provide or they actively participate, they should actively participate in decision making. समझ में आया? ठीक है. इतना लिखना रहेगा अपनी जनरल लैंग्वेज में.